Welcome, my dear students, to second session on harmonic progression. If you have not watched the first session, then make sure to watch that session first and then come to this session. Otherwise, बहुत सारी चीज़ें जिनको मिस कर जाओगे और जो मज़ा आने वाला होगा तुमको इस सेशन में उतना नहीं आएगा. ठीक है, तो पहले सेशन को चेकआउट कर लो, बातों को समझ लो कि एचपी होता क्या है, कैसे एचपी के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, क्या अप्रोच फाइंड आउट करना है, किस अप्रोच से आगे बढ़ना है. बातों को समझ जाओगे तो फिर चीज़ें ज़्यादा बेटर समझ में आएंगी. चलो स्टार्ट करते हैं. So first question, the sum of three numbers in harmonic progression is 37 and sum of their reciprocals is 1/4. So you have to find out the numbers. तीन नंबर्स हैं जो कि सम गिवन है हमें जिसका कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में दैट इज 37 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1/4. तो नंबर्स मान लेते हैं हम h1 h2 h3. ठीक है, सो नंबर्स अगर हमारे हैं h1 h2 h3 तो h1 प्लस h2 प्लस h3. ठीक है, दैट विल बिकम 37. ओके, और उनके जो रेसिप्रोकल्स हैं उनका सम कितना आ रहा है 1/4. ठीक है, तो रेसिप्रोकल्स क्या होंगे, एपी में होंगे, तो a1 a2 a3 कि a1 प्लस a2 प्लस a3 दैट इज इक्वल टू 1/4. ये 1/4 हो जाएगा. ठीक है, अदरवाइज तुम्हें ऐसे भी कह सकते हो कि a प्लस b प्लस c इस 37. तीन नंबर्स मान लिए तुमने और उनके रेसिप्रोकल्स यानी 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c दैट इज 1/4. जिस भी तरह से कंफर्टेबल हो, बट हमें ये पता है कि जो रेसिप्रोकल्स हैं उनका सम गिवन है हमें और रेसिप्रोकल्स एपी में होंगे, तो रेसिप्रोकल्स तो एपी में होंगे. एंड इफ रेसिप्रोकल्स आर इन एपी देन डेफिनेटली जो मिडिल टर्म है हमारा विच इज a2 और b विच एवर वे यू आर प्रेफरिंग 1/b a2 और 1/b, सो दैट विल बी एवरेज ऑफ द अदर टू टर्म्स. है कि नहीं, तो एवरेज होगा. या फिर अगर हमारा मिडिल टर्म एवरेज है तो क्या मिडिल टर्म की हम वैल्यू निकाल सकते हैं, डेफिनेटली निकाल पाएंगे. है कि नहीं, डेफिनेटली निकाल पाएंगे. a2 की वैल्यू क्या आ जाएगा, मिडिल टर्म का वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/3 ऑफ द टोटल सम. क्योंकि तीन टर्म्स का हमें सम का वैल्यू गिवन है और मिडिल टर्म एवरेज है उनका, दैट विल बी 1/3 ऑफ द टोटल सम क्योंकि एवरेज के बराबर है. तो यानी कि 1/4 डिवाइड बाई 3 1/12 आ जाएगा कि मिडिल टर्म विल बी इक्वल टू 1/12, यानी कि क्लियरली 1/b विल बी इक्वल टू 1/12. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, या तो ऐसे समझ लो या फिर ऐसे समझ लो कि तीन टर्म्स है हमारे जिनका सम गिवन है, तो टर्म्स को हम मान सकते हैं कैपिटल A माइनस डी, कैपिटल A एंड कैपिटल A प्लस डी. ध्यान ये देना है कैपिटल A इज नॉट द फर्स्ट टर्म, कैपिटल A माइनस डी, कैपिटल A और कैपिटल A प्लस डी हमने क्यों माना है, क्योंकि तीन टर्म्स को ऐसा मानने से सम में हमारा डी वाला टर्म पार्ट रिमूव हो जाएगा और यहां से हमें 3a विल कम आउट टू बी इक्वल टू 1/4 एंड हेंस a विल बी इक्वल टू 1/12 एंड a इज द मिडिल टर्म विच इज इक्वल टू 1/b ओनली. ठीक है, सो मिडिल टर्म की वैल्यू हमें मिल गई 1/12 एंड इफ 1/b इज इक्वल टू 1/12 तो यहां से b कितना मिल जाएगा 12. b विल बी इक्वल टू 12 एंड इफ b इज इक्वल टू 12 तो a प्लस c कितना आ जाएगा, a प्लस c विल कम आउट टू बी इक्वल टू 25. यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ द एचपी प्लस थर्ड टर्म ऑफ द एचपी दैट सम इज 25 एंड 1/a प्लस 1/c दैट विल बी इक्वल टू 1/4 माइनस 1/b यानी 1/4 माइनस 1/12 दैट विल बी 2/12 और 1/6. ओके, 1/6. सो कॉमन ले लोगे, एलसीएम ले लोगे तो a प्लस c अपॉन ac दैट इज इक्वल टू 1/6 एंड वी नो दैट a प्लस c इज इक्वल टू 25. पुट कर दो एक्सप्रेशन. If a plus c is 25, तो 25 by ac is 1/6. So यहाँ से ac a into c का वैल्यू क्या आ जाएगा, a into c will be equal to 25 into 6 150 150 आ जाएगा. a plus c 25 है, ac है 150. तो तुम क्या ऐसे दो वैल्यूज सोच सकते हो जिनका कि प्रोडक्ट 150 हो और सम 25 हो, 10 and 15 10 and 15 isn't it so? तो हमें सारे के सारे नंबर्स मिल गए. नंबर्स हो गए हमारे 10 12 एंड 15. ऑर्डर रिवर्स भी हो सकता है क्योंकि तब भी तो एपी बनेगा, तो 15 12 एंड 10 दिस विल आल्सो बी द सॉल्यूशन. तो नंबर्स विल बी 10 12 एंड 15 इधर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. इन बोथ केसेस एपी फॉर्म करेगा इनका रेसिप्रोकल. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ओके. अदरवाइज हमने a माइनस डी और a प्लस डी माना था, उस अकॉर्डिंग भी हम a और c की जगह पे a माइनस डी और a प्लस डी पुट करके भी सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है. वैसे भी सॉल्व हो सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूरत नहीं है, बट वैसे भी किया जा सकता था. ओके, अपने एंड पे तुम चाहो तो वैसे भी सॉल्व करके एक बार देख लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इफ pth टर्म ऑफ hp बी qr एंड qr टर्म ऑफ द hp बी rp देन फाइंड द r टर्म. अब यहाँ पे थोड़ा सा लिखने वाला काम हमको करना पड़ेगा, थोड़ा सा चीजों को लिखना पड़ेगा, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व हो जाएगा. देखो पीयर टर्म हमारा है क्यू आर एचपी का और क्यू आर टर्म है आरपी. ठीक, सो अगर एचपी का पीयर टर्म क्यू आर है तो एपी का पीयर टर्म क्या होगा,
AP का पीरियड टर्म क्या होगा, यानी कि AP, ठीक है, पीरियड टर्म ऑफ द AP दैट विल बी इक्वल टू 1 by QR. सिमिलरली क्यूअर टर्म ऑफ द AP AQ विल बी इक्वल टू 1 by RP. कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, हमने AP का पीरियड टर्म और क्यूअर टर्म ले लिया. डिफरेंस क्या होगा इनके बीच का, डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन देम विल बी कि अगर AP का पीरियड टर्म हमारा होगा, लेट अस से फर्स्ट टर्म इज A1 प्लस P माइनस 1 टाइम्स D, एंड क्यूअर टर्म हो जाएगा A1 प्लस Q माइनस 1 टाइम्स D. ठीक है, अगर क्यूअर टर्म में से पीरियड टर्म सब्ट्रैक्ट करोगे, ऑर्डर का ध्यान रखना है अगेन, बिकॉज गलती जो हो सकता है वो माइनस साइन का गलती हो सकता है यहाँ पे, और तो कोई गलती नहीं होगा. अगर तुम पीरियड टर्म से क्यूअर टर्म पे जा रहे हो तो डेफिनेटली तुम्हें कितना ऐड करना पड़ेगा, Q माइनस P टाइम्स D ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, Q माइनस P टाइम्स D ऐड करना पड़ेगा. और अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो AQ माइनस AP करके देख लो. ठीक है, AQ का एक्सप्रेशन ये गिवन है, AP का एक्सप्रेशन ये गिवन है, सब्ट्रैक्ट करोगे Q माइनस P टाइम्स D ही मिलेगा तुमको, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1 by RP माइनस 1 by QR. 1 by RP माइनस 1 by QR. फाइन. सो PQR एलसीएम आ जाएगा हमारा, न्यूमरेटर में वैल्यू आ जाएगा Q माइनस P. तो Q माइनस P अपॉन PQR दैट इज इक्वल टू Q माइनस P टाइम्स D, और यहाँ से कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू मिल जाने वाला है, विच विल बी 1 अपॉन PQR. कॉमन डिफरेंस D आ जाएगा 1 by PQR. फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे, A1 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द R टर्म ऑफ द AP, एंड देन वी कैन फाइंड आउट द रेसिप्रोकल ऑफ दैट विच विल बी R टर्म ऑफ द HP ऑल्सो. So A1 will be equal to A1 plus P minus 1 times D, which is PQR, P minus 1 by PQR, that is equal to 1 by QR. And hence A1 will be equal to 1 by QR minus 1 by QR minus P minus 1 upon PQR. So LCM लेंगे, LCM हो गया PQR. So P ब्रैकेट ओपन करते समय साइन का ध्यान रखना है, P minus P plus 1, P से P कैंसिल आउट हो गया, तो A1 is also 1 upon PQR. A1 is also 1 upon PQR. तो R term of the AP which will be AR will be equal to A1 plus R minus 1 times D. Okay. So 1 upon PQR plus R minus 1 times PQR. So that will be R upon PQR, and hence 1 by PQ. 1 by PQ is R term of the AP, so answer will be PQ. Answer will come out to be PQ. क्लियर है ये बात? ठीक, आंसर आ जाएगा हमारा PQ. ओके. अच्छा, ऑप्शंस अगर दिए होते क्वेश्चन में तो फिर हम ऑप्शन से भी थोड़ा बहुत सोच सकते थे. लेट अस से पीरियड टर्म PQR को मान लें 2 3 4, बट अप्लाई करेगा नहीं करेगा डिपेंड करता है. पीरियड टर्म सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म को हमने मान लिया 12, थर्ड टर्म हो जाएगा हमारा 8, तो क्वेश्चन पूछ रहा है फोर्थ टर्म क्या होगा. सेकंड टर्म इज 12, थर्ड टर्म इज 8, तो फोर्थ टर्म क्या होगा. ठीक है, तो सेकंड टर्म ऑफ द HP इज 12, थर्ड टर्म ऑफ द HP इज 8, तो AP का सेकंड टर्म यानी T2 A2 विल बी इक्वल टू 1 by 12, AP का थर्ड टर्म A3 विल बी इक्वल टू 1 by 8, तो A4 क्या होगा पहले तो ये पता लगाएं. ठीक है, कितना डिफरेंस आ रहा है इनके बीच में, 1 by 8 माइनस 1 by 12, सो दैट विल बी 1 by 24. 1 by 24 ऐड कर देते हैं A3 में, A4 मिल जाएगा प्लस 1 by 24, सो दैट विल बी 4 by 24 विच इज 1 by 6, विच इज 1 by 6. तो यानी कि हमारा फोर्थ टर्म हो जाएगा 6 विच इज P इंटू Q. ठीक है, क्लियर. बट ये मेथड समझ में जरूर आना चाहिए, बिकॉज इन जनरल किसी क्वेश्चन में अप्लाई तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. If the n plus 1 term of an HP is twice that of 3n plus 1 term, then find the ratio of the first term to the n plus 1 term. N plus 1 term of an HP is twice that of 3n plus 1 term, then find the ratio of the first term to n plus 1 term. Okay, so HP का n plus 1 term अगर हमारा let us say H n plus 1 is 2 times H 3n plus 1. So अगर HP का n plus 1 term 2 times है 3n plus 1 term का, तो अगर हम AP के लिए ये चीज कंसिडर करेंगे तो क्या होगा, फॉर AP द रेसिप्रोकल विल बी an plus 1th.
तो n प्लस वन टर्म ऑफ द ए पी विल बी जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ 1/2 किया है, ठीक है ना। समझने के लिए एक सेकंड एक स्टेप और लिख देते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। देखो रेसिप्रोकल लेंगे तो आ जाएगा 1/hn+1 दैट इज 1/2 टाइम्स h3n+1। सो 1/hn+1 क्या है, AP का n+1 टर्म है, 1/2 तो है ही है, साथ में 1/h3n+1 ये क्या है, AP का 3n+1 टर्म है, ये तो मतलब हुआ, ठीक है। सो n+1 टर्म ऑफ द AP क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म इज लेट अस से A प्लस ND दैट विल बी 1/2 टाइम्स A प्लस 3D 3ND, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा 2A प्लस 2ND इज इक्वल टू A प्लस 3ND एंड हेंस A विल बी इक्वल टू N टाइम्स D, A विल बी इक्वल टू N टाइम्स D। तो फर्स्ट टर्म इज ए, n+1 टर्म क्या आ जाएगा AP का A1 अपॉन AN+1 क्या हो जाएगा, A1 इज A और AN+1 हो जाएगा A प्लस ND एंड बोथ आर इक्वल, सो दिस विल बी A प्लस A 2A, सो A/2A which is 1/2 1/2, बट ये 1/2 क्या है हमारा, रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू द n+1 टर्म ऑफ AP। बट क्वेश्चन में जो पूछा है HP के लिए पूछा है ना, HP के लिए पूछा है क्वेश्चन में, AP के कहीं की जिक्र थोड़ी है। तो फिर हम इसका रिवर्स करेंगे, ध्यान ये रखना है ऑप्शन सी विल नॉट बी द आंसर, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। अदरवाइज सारी एफर्ट करने के बाद में ऑप्शन सी मार्क कर दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा, 1/2 का रेसिप्रोकल विल बी द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टर्म टू द n+1 टर्म ऑफ द HP। इज दैट पार्ट क्लियर, क्या ये बात समझ में आती है, ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। If A, B and C are in a harmonic progression, then A upon B plus C, B upon C plus A and C upon A plus B will be in AP और GP और HP, या वी कैन नॉट डिटरमाइन कि क्या इनका ऑर्डर होगा, ठीक है। एक बार अपने एंड पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, कैसे अरेंज करेंगे हम इनको। देखो गिवन हमें क्या है, गिवन है हमें A, B और C HP में है, दैट इज गिवन। सो इफ A, B and C are in HP then we know their reciprocals will be in AP, ये तो पता है, ठीक है, इतनी बात तो पता है कि their reciprocal will be in AP। बट हमारा जो एक्सप्रेशन आ रहा है ये क्या आ रहा है, A अपॉन B प्लस C, B अपॉन C प्लस A, C अपॉन A प्लस B। सो इफ A, B, C are in HP then we know that 1/A 1/B 1/C these are in AP, और somehow में A के साथ में B प्लस C भी चाहिए, ठीक है। सो इफ यू मल्टीप्लाई ऑल दीज टर्म्स बाई A प्लस B प्लस C तो न्यूमरेटर में हमें A प्लस B प्लस C मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, इफ यू मल्टीप्लाई ऑल द टर्म्स बाई A प्लस B प्लस C तब भी तो ये AP रहेगा। इफ यू मल्टीप्लाई एन AP बाई अ कांस्टेंट टर्म देन डेफिनेटली तब भी तो AP रिजल्ट में मिलेगा, तो मल्टीप्लाई बाई A प्लस B प्लस C। सो द टर्म्स दैट विल गेट A प्लस B प्लस C बाई A प्लस B प्लस C बाई B and A plus B plus C by C, these will also be in AP. Now since we need A upon B plus C और हमें मिला क्या है A plus B plus C by A, तो A को somehow हमें रिमूव करा है न्यूमरेटर में से, तभी तो जो टर्म्स हमें चाहिए वैसे टर्म्स मिलेंगे। तो इफ वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम ईच ऑफ दीज, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं दिस विल बी A अपॉन A यानी 1 प्लस B प्लस C by A, दिस इज 1 प्लस A प्लस C by B and this is 1 plus A plus B by C and these are in AP। अब 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम ऑल द टर्म। अगर हम एक सेम कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम ऑल द टर्म्स तो रिजल्टिंग भी हमारा सीरीज AP ही रहेगा। सो B प्लस C बाई A प्लस C बाई B एंड A प्लस B बाई C दीज आर ऑल्सो इन AP एंड देन इनका रेसिप्रोकल कर दोगे तो आंसर हमें मिल जाएगा, जो टर्म्स क्वेश्चन में मेंशन्ड है दैट विल बी इन HP। सो इफ B प्लस C बाई A प्लस C बाई B एंड A प्लस B बाई C दीज आर इन AP तो देयर रेसिप्रोकल्स विल बी इन HP ओनली, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। क्या ये पार्ट क्लियर, ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको देख लेते हैं। कभी भी अगर हमें किसी क्वेश्चन में मेंशन्ड है दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर दैट इज इक्वल टू xy प्लस yz, ठीक है, दिस इज इक्वल टू xy प्लस yz प्लस zx, इफ दैट इज मेंशन्ड, ठीक है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, वी नो दैट x प्लस y का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और x माइनस वाई का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो पता है हमको। तो यहां से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इफ यू मल्टीप्लाई दिस एक्सप्रेशन बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, दिस बिकम्स 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ओके, ठीक है। अब सारे 2xy 2yz 2zx को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं, सो दिस बिकम्स 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर minus 2xy minus 2yz minus 2zx and that is equal to 0. So now we can separate x square y square z square separately, तो हो जाएगा x square plus y square minus 2xy plus y square plus z square minus 2yz plus z square plus x square minus 2zx and this whole expression is 0. So x minus y whole squared plus y minus z whole squared plus z minus x whole squared that is equal to 0. And since these are perfect squares, so all of them can either be 0 or greater than 0. So all of them have to be greater than equal to 0. परफेक्ट स्क्वायर है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे, और लेकिन सबका सम 0 आ रहा है, यानी कि अगर सबका सम 0 आ रहा है तो डेफिनेटली ऑल ऑफ देम मस्ट बी इंडिविजुअली 0, क्योंकि अगर 0 से बड़े होते तो सम 0 नहीं आता, क्योंकि 0 से छोटा कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं हो सकता है, या तो 0 होगा या फिर बेसिकली नॉन नेगेटिव होगा, या तो 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा। तो डेफिनेटली क्योंकि सम 0 आ रहा है तो सारे के सारे टर्म्स हमारे 0 होंगे, विच इंप्लाइज दैट इन सच केस x विल बी इक्वल टू y विल बी इक्वल टू z, एंड दैट इज वाई x माइनस y y माइनस z z माइनस x ऑल ऑफ देम आर 0। सो कभी भी अगर हमें गिवन है एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू xy प्लस yz प्लस zx, देन दैट डेफिनेटली इंप्लाइज स्ट्रेट अवे दैट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z। क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, सो ये प्रॉपर्टी समझ में आना चाहिए। ओके, एक बार अपने एंड पे इनको लिख के देख लो तो ज़्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी डाउट रहता है तो अपने एंड पे एक बार सारी चीज़ों को लिख के देख लो, अरेंज करके देख लो। ठीक है, सो डेफिनेटली वेन एवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, देन एक्स विल बी इक्वल टू वाई विल बी इक्वल टू जेड, ऑल ऑफ देम विल बी इक्वल। ठीक है, ओके। इस एक्सप्रेशन में डायरेक्टली ऐसा दिख नहीं रहा है, बट वो दिखेगा। अभी थोड़ा सा इसको बेटर तरीके से बेटर फॉर्म में लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो ए स्क्वायर है प्लस 9b स्क्वायर, 9b स्क्वायर क्या है? 3b का होल स्क्वायर, देन है 25c स्क्वायर विच इज 5c होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्या है? abc इंटू 15/a, 15/a इंटू abc विल बी 15bc प्लस abc इंटू 5/b दैट विल बी 5ac एंड abc इंटू 3/c विच विल बी 3ab। ओके, नाउ यू कैन सी 15 टाइम्स bc है, और b क्या है? 3b, b की जगह पे 3b है और c के साथ में 5c है, 5 है कोफिशिएंट c का, तो 3b इंटू 5c इज 15bc। सिमिलरली a इंटू 5c इज 5ac and a into 3b is 3ab. So if we shift it to that x is equal to a, y is equal to 3b and z is equal to 5c, ऐसा पुट कर दें यहाँ पे, so this will become x square plus y square plus z square is equal to xy plus yz plus zx, सही तो बन गया। And in such case x is equal to y is equal to z, and if that is so, then a is equal to 3b is equal to 5c, and this must be equal to some constant, let us say. And if that is equal to some constant, then a will be equal to that constant k, b will be equal to constant divided by 3, k by 3, and c will be equal to k by 5. a is some constant k, b is k by 3, c is k by 5. अगर हम इनका रेसिप्रोकल ले लें, 1/a will be 1/k, 1/b will be 3/k, and 1/c will be 5/k. So all these terms 1/a, 1/b, 1/c, they are in AP. So these terms are in AP, तो definitely ABC किस में होंगे? HP में होंगे। ऑप्शन सी इज द आंसर। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, सो आई गेस दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इतना ही क्वेश्चंस रखते हैं एचपी में, और आई बिलीव एचपी में जो भी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए, वो समझ में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में विल बी डूइंग सम क्वेश्चंस ऑन AGP एंड मिसलेनियस सीक्वेंस एंड सीरीज, देन विल बी डूइंग क्वेश्चंस ऑन AM, GM एंड HM मैक्सिमम मिनिमम। चलो इतना ही रखते हैं सेशन में। अगर सेशन अच्छा लगा है तो मेक श्योर टू लाइक द सेशन एज वेल, एंड इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल, देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू इट एज वेल। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।